सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं द हिंदू के अंदर जो पब्लिश हुए हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स, जितने भी ये टॉपिक्स हैं तो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। आज के जो टॉपिक्स हैं अबाउट द यूके रवांडा डील के ऊपर है। दिस इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के कन्वेंशन है। चाइना इन फिजी आईआर का टॉपिक है। क्रेडिट अप्रेजल जो टर्म है आया है इकोनॉमी के अंदर टॉपिक है। देन हाइपोक्सिया साइंस का टॉपिक है। CO2 वर्सेस मीथेन ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। एंड देन आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन जो आपके लिए रहता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन देख लो 10 नंबर में जो आपको लिखना है कौन कौन सा क्या क्वेश्चन है। विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी कैन नॉट बी सस्टेनेबल। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम क्यों किया है, वो टॉपिक भी आई विल शो यू। और ये क्वेश्चन फ्रेम करने का जो रीज़न है, जो टनल में अभी इशू चल रहा है जिसमें हेल्थ और सेफ्टी का एक आईएलओ कन्वेंशन है जिसका इंडिया हिस्सा नहीं है, तो उस पर चर्चा शुरू हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट कन्वेंशन ऑफ आईएलओ और कई प्रकार के जो हमारे देश के लेबर लॉ, थोड़ा आप लोगों को पुराने टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स। जो आंसर्स हैं वो आप लिख पाएंगे। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग जरूर से देखें। प्रीलिम्स टेस्ट 6 जो है वो रात को 9 बजे संडे को, जो कमिंग संडे है वो शेड्यूल्ड है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो लोग इस साल की तैयारी भी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसका हिस्सा बने। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकती है। प्राइस इंक्रीज हो चुका है, मैंने आप लोग को बताया भी था, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड है। पहले प्राइस 1499 था, ये भी इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या है कि जैसे 5am सीरीज की जो PDF है और PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगी। PDF मतलब एक कंपाइलेशन में आपसे शेयर करूंगा और वो जो है ना जिप फाइल है। अब जिप फाइल को पहले आपको डाउनलोड करना है, फिर उसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है, ऑनलाइन आप देख लेना क्योंकि बड़ी फाइल है, लगभग 130 के आसपास उसमें आपकी PDFs हैं। ठीक है, तो 130 करके पेजेस हैं उसमें, तो आप लोग बढ़िया डाउनलोड कर लेना। पूरा 23 नवंबर तक का पूरा कंटेंट आपको साथ में मिलेगा। इसमें और भी चीज़ें जो है इंक्लूड होती जाएंगी, जैसे जैसे चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी, क्योंकि प्रीलिम से रिलेटेड आई वांट कि एक ही कोर्स चलता रहे, है ना। और जो थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए आगे प्रोसीड भी करना। अब जैसे जिनको मैंने बार बार बोला था कि आप इस प्राइस में ज्वाइन कर लें, तो उनको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। अब प्राइस जो है ये इतना हो गया है क्योंकि इसमें PDF है और भी चीज़ें आएंगी और साल भर का पूरा 1 ईयर की पूरी PDF आपको मिलती रहेगी। तो 1 ईयर काफ़ी होता है PDF प्रिपेयर करना और सारी चीज़ें शेयर करना डालना, तो वो सब काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं, अभी भी आपके पास जो है वो मौका है। बट ये न्यू प्राइस के अंदर है। अब इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो अभी भी आपको डिले नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, दिसंबर तक और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। और जो जुड़ते जा रहे हैं, जो इसका हिस्सा होते जा रहे हैं, वो फिर थोड़ा सा आप लोग बेनिफिट भी आपको रहेगा क्योंकि आप अपनी तैयारी का भी बढ़िया तरीके से स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। साथ में ये भी है कि इसमें जो टेस्ट का PDF है वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। जो टेस्ट 1 2 3 4 5 है उसका भी पूरा प्रॉपर PDF वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर ही प्रॉपर जो PDF है वो PDF आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, वो सब कुछ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है जो डिस्कशन है। ठीक है, सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। व्हाट इज द रूलिंग अगेंस्ट यूके रवांडा डील। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ रवांडा के बारे में जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द रवांडा, अबाउट द डील ऑल्सो, और यूके के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा क्या बोला गया। देखो यही ब्यूटी होती है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कि सरकार ने जो डिसाइड कर लिया वही जो है लागू हो जाएगा, एकदम से वही चीज़ें लागू हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी देखना है कि वहाँ जुडिशरी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपका रहता है। ये टॉपिक आप इंटरनेशनल रिलेशन में नोट करो। अब इसमें देखो कि फिलहाल के लिए वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, बिकॉज बिकॉज अभी वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सरकार है आपकी, लाइक वहाँ की जो सरकार ने रवांडा डील लेकर आई थी, तो इस रवांडा डील के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कि जो असाइलम सीकर्स हैं उन्हें, जैसे मान लो कोई यूके जाता है, चला जाता है, ठीक है, अब और वो डिमांड करते हैं कि हमें अपने देश में रहने दिया जाए, तो उसके लिए एक रवांडा डील लेकर आया गया था। रवांडा डील के अंदर क्या था कि रवांडा में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मतलब उनको भेज दिया जाएगा। रवांडा में जाने के बाद रवांडा उनको उनके देश में भेज सकता है या फिर रिफ्यूजी स्टेटस दे सकता है।
लेकिन यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको अनलॉफुल कंसिडर किया है। यूके की जो जैसे हमारी कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट है, वैसे यूनाइटेड किंगडम की जो कोर्ट है उसने इसको अनलॉफुल डिक्लेयर आपका किया है कि दिस इज नॉट लॉफुल, ये चीज आपकी हाईलाइट की है। फिर माइग्रेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप MEDP इट हैज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2022 बाय फॉर्मर मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ये किया था। और इसमें क्या है कि जो भी असाइलम सीकर्स हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में गए हैं और उनको यूके नहीं रखना चाहता है, उनको रवांडा भेजा जाएगा। ये एक डेटरेंट भी काम करेगा, ये एक डर का माहौल भी पैदा कर सकता है। बिकॉज कि ये है कि यार अगर हम यूके में गए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलो चले जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जाके एकदम से रहने लगेंगे, कोई रोकना टोकना कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से वो लोग चले भी जाते हैं। और जाने के बाद उनको ये भी रहता है कि यार हमें तो कोई निकालेगा नहीं। अब अगर ये चीज़ हो जाएगा कि इट डिपेंड्स ऑन यूके अथॉरिटीज़, तो वो उनको रवांडा भी भेज सकता है। अगर रवांडा एक बार भेज देंगे, फिर रवांडा की सरकार डिसाइड करेगी कि इसको रिफ्यूजी स्टेटस देना है या इसकी जो जहाँ से आया है जिस देश से, इसको वहाँ भेजा जाए। तो एक डर भी पैदा होगा लोगों के अंदर कि यार अगर हम यूके गए, इलीगल तरीके से गए, तो हो सकता है कि हमें फिर रवांडा जाना पड़ जाए। तो ये एक तरीके से, क्योंकि देखो वहाँ की पूरी डेमोग्राफी और सब चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ भी अपने खुद के कोई कंसर्न है, और वहाँ ये सब इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। माइग्रेशन या इलीगल जो माइग्रेशन है वो एक बड़ा इशू है इस रीजन के अंदर। इट्स अ वेरी बिग इशू। सो यहाँ पे जो यूके का असाइलम सिस्टम है, इसका यहाँ पे कहा गया है कि ये जो यूके का असाइलम सिस्टम है और इसके अंदर ये जो चीज़ इंक्लूड की गई है, इसमें इसमें ये एक नए प्रकार की कैटेगरी जो है वो क्रिएट आपकी हो गई है। तो ये नई कैटेगरी मतलब जो इरेगुलर जर्नी है आपकी, उसमें ये कैटेगरी है कि कुछ लोगों को रवांडा भी आपका भेजा जा सकता है। और MOU साइन किया गया है दोनों के बीच में, यूके के बीच में और रवांडा के बीच में है। एंड इन्हें फिर जैसे मैंने आपको बताया, या तो रिफ्यूजी की स्टेटस दिया जा सकता है, या फिर दे कैन बी सेंड टू देयर ओन कंट्री, अपने देश में उनको दोबारा से सेंड किया जा सकता है। ये रवांडा डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे रवांडा विल बी द सोल अथॉरिटी, जो रवांडा है वही सोल अथॉरिटी होगी टू रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज करना या ना रिकॉग्नाइज करना रिफ्यूजी स्टेटस का। एंड इफ द इंडिविजुअल इज नॉट रिकॉग्नाइज, वो उन्हें अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन में भेज दिया जाएगा। तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन MOU, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन एक तरफ आपका यूके है और दूसरी तरफ आपका रवांडा, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द रवांडा, थोड़ा सा ज्योग्राफी देख लेते हैं इसकी। तो जो रवांडा है उसकी ज्योग्राफी थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका रवांडा है, छोटा सा ग्रीन में आप देखो, ये अफ्रीका है, ये रवांडा है, इसके बगल का देश केन्या है, इसके ऊपर का देश युगांडा है, ये तंजानिया है। तो ये आप देख, थोड़ा सा ये कंट्रीज याद रखना है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर करती है। आई थिंक ये कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करके है, कॉन्गो देश है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में आप लोग जरूर से देखना है, अपने एटलस में जरूर से चीज़ें देख लेनी है। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैपिंग से रिलेटेड हमें जो है पता होना चाहिए। एक जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे विरुंगा माउंटेन्स हैं, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये जो देश है आपका रवांडा और युगांडा, इसके बीच में है। माउंटेन्स का नाम है दैट इज विरुंगा। विरुंगा माउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक रिवर है फेमस, यहाँ बहती है, न्याय बारोंगा। ये एक रिवर भी यहाँ पे बैठती है। एक लेक टाइप है जिसका नाम है लेक कीमा। ये एक लेक टाइप भी जो यहाँ आपका लोकेटेड है। एक लेक और यहीं पे लोकेटेड है, उसका नाम है लेक कीवू। कीवू आई थिंक अगर आप देखोगे तो अभी पिछले साल ही था शायद, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन भी आप लोग के लिए पूछा था। और एक और भी है दैट इज लेक रवेरू, RWERU। तो ये कुछ जगहें हैं फेमस इस जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, जो रीजन न्यूज़ में होते हैं वहां से प्रश्न आते हैं, और जो भी पिछली बार भी जितना भी मैंने डिस्कशन किया था वो सब कुछ आपके ज्योग्राफी के मैपिंग में आता है। एक छोटा वीडियो बना के डाल दिया था मैंने, 12 या 24 मिनट के आसपास का वीडियो था वो, जब मैं किसी और संस्थान में था। तो वहाँ पे आप देखोगे कि सारे के सारे जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, ऑल्दो जो मैपिंग के प्रश्न आए थे वो न्यूज़ में थे, इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, तो सारे के आंसर आपको जो है उसमें मिल गए थे। अब यहाँ पे देखो, लेक कीवू की बात की जाए, देखो ये लेक कीवू है। लेक कीवू आपको याद रखना है। लेक कोहोहू करके, COHOHU करके, कोहोहा करके एक लेक है। तो ये कुछ लेक्स आप लोग देखना। और ये चीज़ें आप कैसे देखोगे, आप अपने पास हमेशा जब भी क्लास करो ना, ऑक्सफोर्ड एटलस रख लिया करो, उसको
मार्क कर लो, जैसे हाइलाइटर है आपके पास, हाइलाइटर से मार्क कर दो, या अपने पेन से वहाँ पे लिख लिया, या है ना स्टिकी नोट्स लगा दिए और जगह का नाम लिख लिया। बाद में अगर मान लो अभी जगह नहीं मिल रही है तो वो फिर बाद में आप लोग मार्क कर दो कि अच्छा ये जगह मुझे पता नहीं। यही बेस्ट तरीका है मैपिंग का। मतलब आप ऐसा नहीं है कि अब कोई गलियां पढ़ा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा है, और क्योंकि देखो जो भी जगहें पूछी गई 1.5-2 साल में न्यूज़ में रहती हैं, वो जगह रीजन न्यूज़ में रहता है। उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न भी था, पिछली बार भी 4-5 प्रश्न थे, और वो हम लोगों ने डिस्कस करा था। जो फॉलो कर रहे होंगे दे मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा आप लोग अगर अभी से कर लोगे तो ये आपके लिए आसानी रहेगी, बाद में कहीं शॉर्टकट, बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाद में फिर आपको मल्टीपल कोर्सेस और ये सब चीज़ें फिर करनी पड़ते हैं। रिवीजन कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखते हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन कॉल फॉर अ प्रोब इनटू टनल कोलैप्स। टनल कोलैप्स पे प्रोब की बात आपकी की गई है। अभी जब तक वैसे, अब ये सब देखो पॉलिटिसाइज भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो अब इसमें ये है कि जैसे मान लो, जैसे अब ट्रेड यूनियन ने ये बात बोल दी है, और बोलने के बाद अभी, क्योंकि देखो सबसे ज़रूरी क्या है कि लेबर की सेफ्टी, जो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस यूज़ किए जा रहे हैं, लाइक 40 के आसपास जो हमारे लेबर्स वहाँ फंसे हुए हैं, सबसे पहले उनको बाहर निकलना चाहिए। निकलने के बाद फिर आप प्रोब की बात कर सकते हैं। अब क्योंकि देखो इलेक्शन भी आ रहा है 25 तारीख का, आई थिंक राजस्थान के अंदर भी है वोटिंग, और ये सब बातें रहती हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट बहुत स्टेप ले रही है, कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट है सरकार के प्रति आ जाए, तो ये एक तरफ से ये भी बोल दिया जाता है कि आपको सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए। ज़रूर से रखना ही चाहिए, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में जब आप ये सब करते हो तो सेफ्टी हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स जो है वो आपका होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी आपके मतलब हमें ये भी देखना है कि पहले जितने भी हमारे जो लेबर्स हैं वहाँ पे पहले एक बार निकल आएँ, और फिर ये सब बातें डिस्कस की जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, और देखा जाए कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा से ना हो। इस पर एक केस स्टडी भी बन सकती है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए केस स्टडी का एक वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े से कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए हमें जो जानना है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स की अगर बात किया जाए, इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, तो लेबर स्टैंडर्ड्स या फिर कन्वेंशंस अगर देखा जाए, ठीक है। सो यू हैव इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स या लीगल, ये क्या है, आईएलओ ने, मतलब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसे सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स और राइट्स क्या फॉलो करना चाहिए अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे हेल्थ, सेफ्टी, और लिस्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो कन्वेंशन के फॉर्म में या प्रोटोकॉल के फॉर्म में हो सकते हैं, और जो देशों ने आईएलओ के जो भी नॉर्म्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको साइन और रेटिफाई किया है, उन पर लीगली बाइंडिंग है। इसमें एक हेल्थ सेफ्टी वाला जो कन्वेंशन है, इंडिया ने उसको साइन और रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई का मतलब होता है कि आपने सेपरेट लॉ बना के आपके पार्लियामेंट ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जो है वो किया है, क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा। फिर कन्वेंशंस और जो रिकमेंडेशंस हैं, ये आपकी जैसे सरकार है, एम्प्लॉयर है, वर्कर्स है, इनसे डिस्कशन करके चीज़ें लेकर आई भी जाती हैं। एंड एक बार अगर ये अडॉप्ट कर लिया जाए by the member states under Article 19 subclause C of subclause 6 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि एक बार अगर ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो ये पूरे तरीके से लीगली बाइंडिंग है। मेंबर स्टेट्स जो, क्योंकि जो भी देश इसका मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, फिर उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। दे हैव टू फॉलो इट, दे हैव टू ऑप्ट इट। तो यहाँ पे कई ऐसे कन्वेंशन आपके मेंशन्ड है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग देखना, क्योंकि पिछली बार एक बार प्रश्न आया भी था, और वो प्रश्न था आई थिंक कन्वेंशन 182 ऐसा कुछ करके प्रश्न आया था, प्रीलिम्स की बात है। तो इस पर कुछ कन्वेंशन लिस्ट आप लोग देख लेना, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, ये कन्वेंशन 87 है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949, ये कन्वेंशन 98 है। फोर्स लेबर कन्वेंशन 1990 का कन्वेंशन नंबर 29 है। एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, ये कन्वेंशन 105 है। मिनिमम एज कन्वेंशन जो है कन्वेंशन 1338 है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, ये आपका जो है 182 है कन्वेंशन का। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 100 है। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 111 है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन जिस पर चर्चा हो रही है, इसका जो नंबर है वो है कन्वेंशन 155। प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, ये कन्वेंशन 187 है। तो ये दो कन्वेंशंस हैं जो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये देखो, ये लिस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये लिस्ट आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल और www.saurabhpande
upsc.com, ये वेबसाइट आपको सर्च करके और प्रॉपर आप जा सकते हो, उसमें प्रॉपर पीडीएफ और कोर्स की जानकारी सब कुछ आपको उसमें भी मिल जाएगी। और मैगजीन वैगजीन भी इसी वेबसाइट पे ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, अवेलेबल हो रही हैं। अक्टूबर वाली भी शायद अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जितने भी कन्वेंशंस हैं, ऑल दीज कन्वेंशन यू आर टॉकिंग अबाउट, तो ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। खास तौर से जो न्यूज़ में है, ये 2 कन्वेंशन लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है। 4 और कन्वेंशंस हैं जो थोड़ा सा गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन, ये आप कन्वेंशन नंबर 81 है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 122 है। लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर कन्वेंशन 129 है। ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन कन्वेंशन ये 144 है। देखो मेनली हेल्थ वाला आप देख लो, इक्वल रेम्यूनरेशन वाला देख लो, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। सारे तो देखो याद नहीं रहेंगे, बट हाँ थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए। आई थिंक 182 वाले को प्रश्न जो है वो उन्होंने पहले पूछ रखा है, 182 या 187 के बारे में ऐसा कुछ पहले पूछ रखा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1919 के अंदर हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल इस ट्रीटी के तहत हुआ था। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है रहा है, और इंडिया इसका मेंबर भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। और देखो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे लेबर के राइट्स, सर्टन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें आपकी इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपका जो है इंक्लूड आपका रहता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल लेबर का ऑर्गेनाइजेशन का 1919 के अंदर आपका ड्राफ्ट भी किया गया था, और उसमें कई देश के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बेल्जियम, क्यूबा, स्लोवाकिया, फ्रांस, इटली, जापान, पोलैंड, यूके और यूएस, इनके जो अलग अलग मेंबर्स थे वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा, दे वर द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटी न्यूज़ है, लेकिन आपको मैं जैसे कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए थोड़ा ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर हम उतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे, और है ना, जितना हम सोचते हैं उतना अच्छा हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, चाइना में हेल्प डेवलप फिजी पोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ कंटेक्स्ट देता हूं, और देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट एंड वी विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। अगर इस एरिया से प्रश्न आता, पहले भी इन पर प्रश्न, इन एरिया से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बन चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेट्स सी, और इससे थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ तो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये है, चलो ये तो बहुत कोने में चला गया, जिस जगह की हमें चर्चा कर, चलो बना लेते हैं यहाँ पे। चलो इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मैप में भी मैं आपको शो करूंगा, इधर ही पास में ही फिजी है, यहाँ पे फिजी है, ठीक है। इसी के पास में एक और देश है जिसका नाम है किरीबाती, ठीक है, किरीबाती करके है। एक और देश है जिसका नाम है समोया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इधर ऊपर चलोगे तो चाइना, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा रीजन आपका वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अभी हमारा डिस्कशन ये है कि जो फिजी में है, फिजी के पोर्ट को चाइना डेवलप करने की बात कर रहा है। चाइना जो है कह रहा है कि वो फिजी के पोर्ट को डेवलप करेगा, चाइना ये चाह रहा है, चाइना इस चीज़ को हाईलाइट कर। अब आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि चाइना का जो प्रयास है वो यही है कि चाइना इस पूरे रीजन में, जैसे मान लो इधर ऊपर साइड थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी रीजन आ जाएगा, साउथ चाइना सी रीजन है, वहाँ अपने प्रेजेंस को बढ़ा रखा है, इसने क्लेम कर रखा है। ताइवान पे उसका पूरी नज़र है ही। ऊपर जाओगे तो कई सारे जैसे एरियाज हैं, उसके साथ जापान के साथ उसने डिस्प्यूट कर रखा है। नीचे साउथ चाइना सी रीजन है ये। कई ऐसे देश हैं जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया के आसपास कई ऐसे छोटे छोटे समुद्र हैं, वहाँ पे भी अपने क्लेम को बढ़ा रहा है। देखो उसका एम क्या है, इस पूरे के पूरे रीजन में अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करना। क्योंकि देखो जो चाइना है, चाइना क्या है, चाइना बेसिकली एक मैरीटाइम पावर भी बनना चाहता है। मैरीटाइम पावर जो है वो बनना चाहता है। तो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि विश्व का मैक्सिमम जो ट्रेड है, विश्व का मैक्सिमम जो ट्रेड है वो समुद्र के रास्ते से होता है। तो उसे क्या है कि उसके आसपास जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ पे अपने प्रेजेंस को वो क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और चाहे वो किसी भी तरीके से एग्रेशन के साथ या इंटरनेशनल लॉ को बाईपास करते हुए उस रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ाए, और मैरीटाइम जो पावर के रूप में, समुद्री पावर के रूप में करे, ट्रेड पे कंट्रोल रखे। और कई पावर्स हैं जैसे यूएसए और दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन वेस्टर्न कंट्रीज
वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेजेंस को रिड्यूस किया जाए। अब देखो पहले क्या था कि ये जो साउथ पैसिफिक आइलैंड्स है, जैसे फिजी भी इसी का हिस्सा है, तो साउथ पैसिफिक जो आइलैंड्स हैं, ये साउथ पैसिफिक आइलैंड्स में जिसमें किरिबाती, समोया और ये सब आते हैं, फिजी भी आता है, तो ये आइलैंड्स पर यूएस और ये सब लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं। तो यहाँ पे क्या है, चाइना ने इसका एक वो लिया, जैसे मान लो क्वाड है, क्वाड की ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया है और जापान, ये मेजर आप कह सकते हैं पैसिफिक ओशन में जो है पावर्स के रूप में कंसिडर करते हैं। एक नॉर्थ में लोकेटेड है और एक आपके सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। अब उसे पता है कि उसे धीरे धीरे इस कंट्री को भी सराउंड करना है और इस कंट्री को भी सराउंड करना है, और साथ में पूरा का पूरा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपने प्रेजेंस को बनाना है। अब ये जो सोच है, इस सोच के अंदर आपको पता चलेगा कि फिजी पोर्ट में वो अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। एक बार फिजी पोर्ट में अपने प्रेजेंस को बढ़ा लेगा तो आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है फिजी का जो पोर्ट है, प्लस किरिबाती, समोया और इन जगह पे भी ये अपने प्रेजेंस को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये एक सोच है चीन की, अगर देखी जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट उसकी सोच है जिसके तहत वो काम भी कर रहा है, कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि धीरे धीरे वो इन जगह पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाएगा, और बढ़ाने का सिर्फ उनका यही पर्पस होता है कि यार चलो अपने प्रेजेंस को बढ़ाओ और साथ में जो भी अपना इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को स्टैब्लिश करो। अब जैसे अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे ये फिजी लोकेटेड है। अभी आप खुद देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पपुआ न्यू गिनिया है, ये बांडा सी है, आराफुरा सी है, कोरल सी है, ये सब आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मलक्का स्ट्रेट है, ये इधर से मलक्का स्ट्रेट, इधर नीचे दो और स्ट्रेट होते हैं, एक का नाम सुंडा है, और कमेंट सेक्शन में बताओ एक का नाम एल से स्टार्ट होता है, वो बताना, ठीक है। तो एल से स्टार्ट होता है, एल ओ, इतना दो शब्द बता दिया, बताओ पूरा क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब यहाँ देखो चाइना लगातार, देखो ये जापान है, ये ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी, इस पूरे रीजन को चाइना अपना कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यार कि, क्योंकि देखो चाइना का ईस्टर्न जो हिस्सा है ना, वहीं सारा डेवलपमेंट वर्क है, और उसे अगर पहले पावर रखना है तो पहले अपने एरिया पे अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या है कि इसको काउंटर करने के लिए ये दोनों यूनिट को कन्वर्ज किया गया, जैसे इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन, पैसिफिक ओशन सेंट्रल पैसिफिक तक के रीजन को कन्वर्ज करके एक यूनिट बनाया गया जिसको कहा गया इंडो पैसिफिक, और इसको जो हेड कौन सा ग्रुप कर रहा है, वो क्वाड कर रहा है। तो अब देखो चाइना को भी डर हो गया कि देखो अगर आप देखोगे एक क्वाड में क्या, इंडिया है, इधर जापान है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ये देखो कितना बड़ा ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आपका बन गया। अब उसको भी इस चीज़ का डर है कि यार इस टाइप से अगर बड़ी पावर्स मेरे पास आ जाएंगी और उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता जाएगा तो मैं सुपर पावर कैसे बन सकता हूँ, ये सोच उनकी भी रहती है। तो धीरे धीरे हर जगह पे अपने प्रेजेंस को चाइना बढ़ाना चाहता है, यूएस और इन सबको जो है एक तरीके से उसे काउंटर करने का एम आपका रहता है। तो जैसे अगर आप इस मैप में भी देखोगे तो यहाँ पे आप, यहाँ ये न्यूजीलैंड है, इधर न्यूजीलैंड ये पोर्ट डगलस करके एक जगह लोकेटेड है, यहाँ फिजी लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया देखो एक मतलब यूएस का एक इम्पॉर्टेंट एलाई है, यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए यूएस को भी लगता है कि यार अगर मुझे अपने कंट्रोल को यहाँ स्टैब्लिश करना है, मतलब चाइना को लगता है कि ठीक है आसपास के जो आइलैंड्स है उसमें अपने प्रेजेंस को बढ़ाएगी, युद्ध की स्थिति में वो इन पोर्ट्स को और इन सब में यूज़ कर सकता है, प्लस बहुत सारे उसके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे स्पाइनेज के, जिससे वो नज़र रख सकता है कि यार यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कि वहाँ दूर बैठे अपनी जगह से तो नहीं देख सकता है, लेकिन पास पास आइलैंड है यहाँ से वो देख सकता है कि क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या रूट बन रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब नज़र वो रख सकता है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्री में इनका कुछ नहीं है, मतलब इनको ये नहीं है कि भाई फिजी का डेवलपमेंट हो जाएगा, चलो उससे उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा तो क्या है। फिजिक और दूसरे जो छोटे देश होते हैं उनको ये भी रहता है कि यार हमको बेनिफिट कैसे हो सकता है, मतलब वो ये लोग ये देश ऐसा सोचते हैं कि यार वो ये नहीं, क्योंकि देखो बड़ी पावर्स हैं वो बीच में तो फंसेंगे नहीं, उनको ये है कि दोनों से बार्गेनिंग करके अपना फ़ायदा उठा लो। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब ऐसे ही है, मालदीव्स और ये सब ऐसे ही करते हैं, ये फिजी हो गया और ये सब देश भी ऐसे ही करते हैं। चाइना से बेनिफिट हुआ तो वहाँ से ले लिया, यूएस वाले दिए बेनिफिट तो वहाँ से ले लिए, वो आपस में आप लड़ते भिड़ते रहो, उनका कुछ नहीं जाता है। तो ये एक सोच है। वैसे देखना चाहिए कि आप बीच में दो पावर्स के बीच में क्रश ना हो, ये देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक एक इकोनॉमी का आता है और वो क्रेडिट अप्रेजल, ये शब्द यहाँ पे मेंशन्ड है, ये हम लोग देखते हैं। तो क्रेडिट अप्रेजल की बात क्या होती है, देखो क्रेडिट अप्रेजल शब्द इकोनॉमी में लोन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कभी लोन लिया होगा तो उसमें रहता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर 800 प्लस है तो तुरंत लोन मिल जाएगा आपको।
तो ये जो तरीका है जिसके माध्यम से जो क्रेडिट स्कोर है उस बेसिस में लेंडिंग दी जाती है, तो उसको पूरा देखा जाता है, हिस्ट्री पूरी आ जाती है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर तभी अच्छा होगा जब आपकी रीपेमेंट की कैपेसिटी अच्छी है, मतलब जो भी पैसा आपने लिया उसको आप टाइमली रीपे कर रहे हो, तो इसमें आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। तो ये जो तरीका इसे वो क्रेडिट अप्रेजल बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखना, बाकी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो रीड कर लेना। ठीक है, इसका कंटेंट जो है आप लोग जरूर से गो थ्रू हो जाना। सौरभ पांडे यूपीएससी और टेलीग्राम चैनल पे कंटेंट आपको मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा www.sauravpandeyupsc.com पे जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, देखो मैं हर कंटेंट को आपको फ्रीली भी अवेलेबल करवा रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आप अपना एक्सेस करके कर लो। लेकिन अब जैसे अब प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वाला जो पार्ट है उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अब इंक्लूड कर ली। अब जैसे 5 AM का एक कंपाइल्ड पीडीएफ मैंने जिप फाइल डाल दी। जिप फाइल में जब आप ऐसे खोलोगे तो खुलेगा नहीं, उसको थोड़ा सा डाउनलोड करके और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइल बड़ी होती है तो डायरेक्ट पीडीएफ में वो अपलोड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप नेट पे देख लो कि जिप फाइल को कैसे ओपन करते हैं, यूट्यूब में देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो टेक्निकली थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर उसी में और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, तो जिन्होंने बहुत पहले ट्रस्ट किया और ज्वाइन भी किया तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो अभी जैसे अब नए लेवल पे जो चीज़ें आ गई तो उसमें और एड ऑन होते जा रहे हैं, जैसे 5 AM की पीडीएफ, टेस्ट की पीडीएफ और बुकलेट्स और ये सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो सब का बेनिफिट आपको रखना चाहिए, और ये पूरा 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर के अंदर आपको 50 टेस्ट हैं और ये सब चीज़ें पीडीएफ है पूरे, जो कि 1 ईयर के अंदर 1000 के ऊपर चली जाएंगी, प्लस आपके टेस्ट के पूरे 50 2,500 टॉपिक्स पूरे बढ़िया पीडीएफ बने हुए अच्छे तरीके से कंपाइल्ड फॉर्म में वो आपको मिलेंगे। तो आप बैठ के उनको टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस भी कर सकते हो बाद में, क्योंकि टोटल 50 टेस्ट बहुत होते हैं, 6 टेस्ट अभी होना है। तो इस पर आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आपको डिले नहीं करना चाहिए कि यार कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ तो इतने में हो जाता है सर, आप ऐसे कर। कंटेंट पे बहुत डिफरेंस है, आप थोड़ा सा चेक करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लोअर ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इंक्रीजेस लाइफ स्पैन इन एजिंग माइस। अब देखो यहाँ पे हमें एक टर्म जो है जानना है, वो है एक टर्म जो है हाइपोक्सिया है। देखो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक तो ये है, और एक टर्म यूज होता है दैट इज हैप्पी हाइपोक्सिया। ये साइंस से कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा। तो हाइपोक्सिया का क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति बने जिसमें जो ऑक्सीजन है वो मतलब टिश्यू तक रीच ना करे। अब ऑक्सीजन सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी स्थिति मान लो कि जब आपका शरीर है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, पहुंच भी रही है तो सेल्स और टिश्यू तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि फाइनली ऑक्सीजन उन्हीं तक पहुंचाना है। तो उसमें फिर आपके सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और मतलब फिर वो बहुत डेडली हो जाता है ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो ये स्थिति होती है उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि जो ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्शन, जो थोड़ा मतलब ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्शंस अगर किया गया तो धीरे धीरे कुछ ऐसे सेल्स हैं उनमें ये पाया गया कि उनकी एजिंग जो है लाइक like from mammalian cell grown in petri dishes yeast and in less complex such as fruit flies, तो the mice to restrict their diets। तो यहाँ पे देखो जो एजिंग है ना उसको कंट्रोल करने में मदद मिली है। अब इसमें ये स्टडी ये कहती है कि जब हाइपोक्सिया की स्थिति आई तो इससे उन्होंने अपने डाइट को भी कंट्रोल किया और इससे फिर फर्दर जो एजिंग है उसमें भी कंट्रोल करने में मदद मिली। तो ये स्टडी कहती है। एक टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? देखो हाइपोक्सिया जनरली क्या होता है कि जैसे ही मान लो ऑक्सीजन सेल्स में या टिश्यूज में रिड्यूस हुए तो पता चल जाता है, सिम्टम्स कुछ होते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जो कोविड के टाइम पे भी देखने को मिली कि शरीर में ऑक्सीजन रीच नहीं कर रहा है, मतलब सेल्स और टिश्यू तक जो ऑक्सीजन है वो आपका रीच नहीं कर रहा है। अब जब रीच नहीं करेगा और फिर सडनली आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन जैसे रीच नहीं किया और फिर सडनली मतलब आपको सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहे, आप खुश हो बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये सोच रहे हो, लेकिन सडन वे में एक कुछ ऐसा आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रीच करेगा तो आपका किडनी डैमेज हो रही है, लंग्स डैमेज हो रहा है, कुछ ऐसा हो जाए और उसमें फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डेडली भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति है उसे हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज हैप्पी हाइपोक्सिया। कोई सिम्टम्स जिसमें फील नहीं होते। तो ये दो टर्म्स आपने सीखे, हाइपोक्सिया क्या होता है और हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज COP28।
ये टॉपिक एनवायरनमेंट का है, कॉप 28 का जो टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोग ध्यान रखना कि देखो कॉप 28 अभी दुबई में आई थिंक होनी है, तो एक बार हो जाने दो, इसमें बहुत स्पेकुलेशन आएगी, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो हम उसके नोट्स बना लें, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उस पर कोई फायदा नहीं है। अभी हो जाएगा, फिर जो हुआ है उसी पर डिस्कशन डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो हम लोग कर लेंगे। जैसे इस बार ये थोड़ा सा चल रहा है इसमें CO2 को लेके, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको अपने एनालिसिस और व्यू पॉइंट दे देता हूँ। कॉप 28 का आप एक अलग से पेज बना लो एनवायरनमेंट सेक्शन में, और उसमें पेज बना के अपना जो है पेज बना के जो नोट्स टाइप बना के रखो, थोड़ा जगह छोड़ के रखो, क्योंकि ये चलता रहेगा, महीने भर इसमें आर्टिकल्स आते रहेंगे। देखो एक चीज़ समझना, पहले एक टर्म आपके लिए है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कॉप 28, ठीक है। तो एक टर्म आपके लिए आ जाता है कि कॉप क्या है, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जैसे जो भी देश मान लो जिन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का है, इसको जिन्होंने साइन रेटिफाई करते हैं, तो वो सब देश आके मिलते हैं। तो एक मीटिंग टाइप पूरे साल भर की होती है, बड़े बड़े नेताओं की, जो है ना डिसीजन मेकिंग मेकर्स होते हैं। तो जो साल की समिट होती है उसके लिए कॉप शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो 28वीं जो मीटिंग है उसके लिए कॉप 28 शब्द इस्तेमाल किया गया। इससे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ 26 और 27 समिट कहाँ हुई थी। अब देखो इसमें क्या है कि लगातार अभी हमने कुछ पॉइंट्स अभी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किए। एक टर्म हमने डिस्कस किया क्लाइमेट जस्टिस पे, एक टर्म हमने जो अभी कल ही शायद डिस्कस किया है वो है क्लाइमेट फाइनेंस पे। ये दो टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड। एक तरफ आपके पास क्लाइमेट जस्टिस है, दूसरी तरफ क्लाइमेट फाइनेंस हमने डिस्कशन, ये दोनों चीजें की। अब देखो दो ये इश्यूज आ गए हैं, आपके नोट्स में ये चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है, तभी आप लिख भी पाओगे। तो अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट क्या आ जाता है कि अभी जो फिलहाल के लिए देखो दो तरीके से है। एक जो है वो है, एक गैस है CO2 और एक गैस है मीथेन। अब अगर देखा जाए तो CO2 बेसिकली जनरली ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो कि जब भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज़ें करते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करोगे तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे CO2 रिलीज होगा, CO2 भी रिलीज होता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। फिर मीथेन है, मीथेन बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर और एलाइड जो एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड है। अब आप समझो, इस खेल को समझने का प्रयास करो। CO2 की चर्चा की जा रही है, अब धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है मीथेन के लिए भी। तो CO2 की चर्चा तो चल ही रही है कि भाई ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री और इन सब में बहुत रिलीज होती है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए बोला है डेवलप्ड देश जिम्मेदार हैं, डेवलप्ड देश जिम्मेदार है। डेवलप्ड देश जिम्मेदार है तो आपको फाइनेंस करना पड़ेगा। जैसे बात की गई कि अभी हमने OECD वाली रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें हमने कहा था $100 बिलियन इतना इनको पैसा देना था, बट इन्होंने नहीं दिया। प्लस डिफाइन भी नहीं किया कि क्या है क्लाइमेट फाइनेंस, इधर उधर जो भी दे उसको इंक्लूड कर लिया। तो ये माहौल बन रहा है कि भाई डेवलप कंट्रीज की जिम्मेदारी है और उनको पैसा देना चाहिए। अब इस बीच में आर्गूमेंट आ जाएगा मीथेन पे, बोले यार मीथेन जो है ये CO2 से भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि देखो आप जो डेवलपिंग देश हो ना, आप भी जिम्मेदार हो। क्यों जिम्मेदार हो? क्योंकि आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और एग्रीकल्चर की वजह से मीथेन आ रहा है, तो हम आपको पैसा क्यों दे? आप तो कह रहे हो CO2 जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं मीथेन जिम्मेदार है। तो ये माहौल बनाया, ये एक तरीके से जब आर्गुमेंट होगा ना तो उस आर्गुमेंट में इस चीज को कहा जाएगा कि देखो आप भी तो जिम्मेदार हो, तो आप जो है आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फिर देखो रिसर्च आ जाएंगी, वेस्टर्न कंट्री से रिसर्च करना स्टार्ट करेगी कि ये जो जैसे बोलेंगे गाय है, गाय खाना खाती है, उसके जब वो जो ऐसे करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चुविंग करती है। तो गाय कैसे, गाय या जानवर ये लोग कैसे करते हैं कि पहले खा लेंगे, फिर आराम से बैठेंगे, फिर आंख बंद करेंगे और आराम से फिर वो उसको चुविंग करते रहते हैं। फिर उसमें कहा कि ऐसे कई सारी उनकी जो गतिविधियां होती है उससे मीथेन रिलीज होती है। अब ये क्या बात हुई, ठीक है, तो ऐसे तो आप भी जब खाना खा लेते हो, ज़्यादा खा लिए तो आपसे भी कुछ ना कुछ रिलीज होता है। तो ये तो आर्गुमेंट है अपना अपना। तो ये रिसर्च लेकर आ जाएंगे बहुत सारी, फिर इससे ये देखो इससे एक माहौल बनेगा कि यार डेवलपिंग देश भी जिम्मेदार है ग्रीन क्लाइमेट चेंज के लिए, तो फिर वो वहाँ बार्गेनिंग पावर डेवलप्ड देश जो है वो ले आएंगे। बट अभी हम फिलहाल के लिए जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे अभी जो इसमें आर्टिकल में मेंशन भी है वो है कि जो पॉइंट्स भी कुछ इसमें हाईलाइटेड है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे जो अभी क्लाइमेट टॉक्स है वो ग्रीन हाउस गैस पे ही चर्चा हो रही है, बट अभी फिलहाल के लिए कहा यह जा रहा है कि इसमें अभी फिलहाल के लिए मीथेन पर भी चर्चा जो है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बड़ी
पावरफुल ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक जो मीथेन है और नेचुरल गैस का वो इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट भी है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस भी है, और एटमॉस्फेरिक मीथेन आपकी काफ़ी प्रेजेंट भी है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है क्लाइमेट चेंज में, लगभग 16% वार्मिंग इफेक्ट मीथेन की वजह से है। मीथेन जो एटमॉस्फेयर में लगभग 10 साल तक रहते हैं एंड हैज़ मोर पावरफुल वार्मिंग इम्पैक्ट देन CO2। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार इसी में एनवायरनमेंट में प्रश्न आपके लिए बन सकता है। वार्मिंग, इट्स वार्मिंग इफेक्ट इज 28 टाइम्स ग्रेटर देन CO2 ओवर 100 ईयर्स टाइम स्केल। तो ये देखो 100 साल में बोला 28 गुना है। तो अब 16% कंट्रीब्यूशन मीथेन का है। अब मीथेन कहाँ से रिलीज होती है ये भी हमने डिस्कस की। एग्रीकल्चर इस पे बिगेस्ट है। अब देखो एग्रीकल्चर आ गया ना, अब एग्रीकल्चर जो भी डेवलपिंग देश है ना वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, वो एग्रीकल्चर पर निर्भर वो सारे देश हैं। तो अब ये लोग माहौल बना देंगे, बोले यार तुम कह रहे हो कि हमने फैक्ट्री लगाई तो CO2 बहुत रिलीज हुआ, बट तुम भी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे थे तो तुमसे भी मीथेन रिलीज हुई है, वो पावरफुल गैस है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सब एक बार्गेनिंग है। फिर जैसे लाइफ स्टॉक है, राइस कल्टीवेशन है, जो राइस के खेत भरे होते हैं पानी से, वहाँ भी मीथेन रिलीज होता है। फिर उसके बाद कोल, ऑयल, गैस जो है वो भी सोर्स मीथेन के सोर्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस थोड़ा याद रखना प्रीलिम्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीथेन जो लीक्स हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे गैस पाइपलाइन से, ये भी फैक्टर होते हैं, कंट्रीब्यूट आपके करते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट है, वहाँ से भी मीथेन आपका रिलीज जो है काफ़ी अधिक आपका होता है। इवन जो फॉसिल फ्यूल से जैसे बर्निंग है तो, या फॉसिल फ्यूल से भी लिंक्ड है मीथेन, वो भी आपका रिलीज होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल वार्मिंग के लिए भी जो कि रिस्पॉन्सिबल है, वो भी एक फैक्टर आपका रहता है। इवन राइस फील्ड के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे भी अगर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट किया जाए, पानी बहुत ज़्यादा भरा ना रखा जाए, तो फिर मीथेन के रिलीज को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आपका किया जा सकता है। ठीक है, सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। और ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, सैटरडे संडे को मैं बैठ के सारे जो पेपर है वो इवेलुएट करूंगा। मैंने भी थोड़े से कुछ चीज़ें डिसाइड कर रखी थी, तो वो चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। सीसैट एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप लोग सीसैट की प्लीज़ क्लास मिस ना करें। काफ़ी अधिक मेहनत भी की जा रही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। क्लासेस आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्लासेस आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। आपको सब फ्रीली चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप लोग जरूर से वो क्लासेस देखते रहें, है ना। एंड फिर अभी हम लोग का ये तो चल ही रहा है, फिर अभी इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे। शॉर्ट वीडियो आप देखोगे उनके द्वारा दिया भी जा रहा है, तो जैसे ही वो उनका आएगा लेक्चर्स तो वो मैं आप लोग को लाइक वी विल कम टू नो, आप लोग सब लोग जान जाएंगे। एंड अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, तो इसके लिए अगर आप इवेलुएट कराना चाह रहे हो तो आकलन सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो आकलन सीरीज है, और उसमें अभी इस पर भी मैं कुछ बुकलेट्स ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस के क्वेश्चंस। ये भी इसका आकलन सीरीज का भी थोड़ा अमाउंट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो कोर्स है, जितने भी कोर्सेज के प्राइजेस मैंने रखे हुए हैं ना, बहुत ही लो रखे हैं, अभी भी लो ही है। तो थोड़े बहुत लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, PDF आप बनाते हो, पूरा सेट टप करते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब आपको ये देखना है कि चीज़ों को जब हम सस्टेनेबल करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती रहें, आपको अच्छा कंटेंट चलता मिलता रहे, तो इन कंटेंट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे कंटेंट जो आपको ऑफर हो रहे हैं उसका आप हिस्सा बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये क्वेश्चंस लिख के आप डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आप देख लो, मैंने स्टार्टिंग में रीड भी किया था, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अभी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। और इस ऐप के अंदर तो दिसंबर से पहले इन रिपोर्ट्स को कंप्लीट कर लेना। ये GS पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4, जैसे टेररिज्म पे एक रिपोर्ट है, इसी तरीके से आपका इथिक्स इन गवर्नेंस की एक रिपोर्ट है, फिर एक सोशल कैपिटल पे रिपोर्ट है। इस बार 2 से 3 प्रश्न थे जो कि इन रिपोर्ट से आए हैं। अगर देखो काफ़ी सारे लोग इसका हिस्सा बने थे कोर्स का, और उन्होंने अपना रिपोर्ट्स कंप्लीट कर ली। कोशिश करो, क्योंकि बाद में आप नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को। कोशिश करो, क्योंकि सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, 2 दिन के अंदर सारे लेक्चर देख डालो, नोट्स बना लो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स मेरे ही हैं, और ये जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लो। जब आप इस कोर्स का हिस्सा बनोगे और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आप लिखते रहो, और इस संडे को आपका ये प्रीलिम्स का टेस्ट भी शेड्यूल्ड है, मिस मत करना। ये सौरभ पांडे CSE ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। ये इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, ये टेस्ट सीरीज है, इसका मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। सौरभ पांडे UPSC जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग, उसी पे आप अपना आंसर पोस्ट करना चाहो। लिखने की आदत नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी चीज़ है।
टेस्ट देने की आदत नहीं बोलना है। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, आपका माइंड उसमें बहुत यूज टू हो जाए। मैं हर तरीके के प्रश्न भी आपको देता हूँ उसमें, तो वो थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएं, थोड़ा खूब सारा कंटेंट आप पढ़ भी रहे हैं प्लस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तभी आपको बेनिफिट है। वन लाइनर टाइप चीज़ें वर्क आपके लिए नहीं कर पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें।